हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। हमारा मानना है कि आपका बच्चा तरक्की करे, या तो आप एक स्टूडेंट है तो आप तरक्की करें। और ये अभ्यास 2027 की क्लासेस हैं, तो इसमें जुड़ना जो है एकदम फ्री है। तो ये क्या होने वाला है, आपका फ्री बैच ऑन यूट्यूब है। तो ये मैं आपको फिर से बता दूं, इट इज़ अ फ्री बैच ऑन यूट्यूब। ठीक है, इट इज़ अ फ्री बैच ऑन यूट्यूब। तो कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है नेताजी का चश्मा, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, वो क्या है, आपका सबसे पहला चैप्टर है हिंदी का। और इसके पहले हमने सूरदास के पद पढ़ा था। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोज। फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोज, कहानी जो भी, ये आपके कहानियों का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसको सबसे पहले। और मैं जानता हूँ हिंदी में आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, इंग्लिश में नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। मैं इसको बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा, और एक ही बार समझने की जरूरत है, एक बार पढ़िए, अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इस पे फोकस करो। ठीक है, तो ये है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जैसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। यानी कि हालदार साहब यहाँ पे क्या है, हवलदार साहब। तो वो 15वें दिन जो है वो कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से, कस्बा क्या होता है, एक एरिया मान लो, एक टाउन जैसा कुछ, वो वहां से गुजरते थे। अब जब वो कस्बे से गुजरते थे तो ये यहाँ पे कुछ कस्बे के बारे में बातें बताई गई हैं कि जो कस्बा था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, पक्का मकान कहा जा सके ऐसा मकान, वैसा कुछ ही मकान था। मतलब पक्का मकान होता है, कच्चा मकान होता है, तो पक्का मकान जो सीमेंटेड वाला था, ऐसे कुछ ही मकान थे। और बाजार एक ही ऐसी थी जिसको बाजार कहने में मतलब लगता था कि हाँ ये सच में बाजार है। ठीक है, नहीं तो बीच में आजकल कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, तो वो बाजार थोड़े है, वो तो ऐसे बस ठेला लगा देना हो गया। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर, और एक तो नगर पालिका भी थी। एक तो यानी कि मतलब एक, मान लो ऐसा, एक तो यानी कि एक ही। अब कस्बे में क्या क्या था, तो कस्बे में था आपका लड़कों का स्कूल, देख लो, ध्यान से देखना। कस्बे में था क्या, लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, कारखाना यानी फैक्ट्री, दो ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर एक वैसा ही होता है कि ओपन एयर, ये एक टाइप का होता है, ये आप गूगल पे सर्च करके ज्यादा अच्छे से देख लेना, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है। और एक नगर पालिका थी। आप जिस एरिया में रहते होंगे जरूर मतलब जरूर वहां पे एक नगर पालिका होती होगी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बना दिया, यानी वॉशरूम बना दिया, कभी कबूतरों को छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो देखो, अब तक लग रहा होगा कि इसमें ना ही नेताजी कौन है उनकी बात की गई, ना ही उनके चश्मे के बारे में बात की गई। तो आखिर ये है क्या, ये किस बारे में है। तो अब ये जाके क्लियर हो रहा है कि ये है किस बारे में। देखो, तो कभी वो कोई सड़क पक्की करवा देते थे, ये तो हमने देख लिया, हमें इससे मतलब नहीं है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो इसके बारे में हो गई बात, मतलब वॉशरूम बनवा देते थे। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, यानी कि कबूतरों को गर्मी में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो उनके लिए एक छतरी जैसा होता है कि वो आके वहां पे रहे। कभी सम्मेलन करवा देते थे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। अब इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने, अब नगर पालिका ने ही, मान लो ऐसा उत्साही बोर्ड लिखना है, इतने डीप में मत जाओ। जो नगर पालिका है उन्होंने, मान लो
ये आपका कस्बा है, ठीक है? ये आपका कस्बा है, ये आपका कस्बा है। अब इस कस्बे के मुख्य चौराहे, अब चौराहा क्या होता है देखो, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं देख लो, ऐसा, कुछ ऐसा था, ऐसा। यानी कि अब एक गाड़ी अगर यहाँ पे आ जाए तो वो यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी। तो देखो, मुख्य देखो कस्बे के मुख्य चौराहे, तो ये हो गया मुख्य चौराहा। अब मुख्य चौराहा जो है, उसका मुख्य कस्बा क्या होता है देख लो। मुख्य कस्बा हो जाएगा आपका इधर वाला पार्ट। यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे एक मूर्ति बनवा देंगे, ठीक है? तो वो चौराहा अक्सर विड्थ में ज्यादा होता है चौड़ाई में, तो यहाँ पे क्या किया, मान लो ऐसा एक बनवा दिया। अब ये मूर्ति किसकी थी? ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक संगमरमर, संगमरमर क्या होता है? ये होता है लकड़ी का एक ढांचा जैसा सा। उसकी प्रतिमा बनवा दी, संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में। अब वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेताजी का है, और उनके, जैसे हमें पता है उनको चश्मा लगा था, तो अभी उनके चश्मे के बारे में ये कहानी। आ जाओ आगे, फटाफट अब बढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दे रहे थे। अब देखो, अब लेखक क्या कहते हैं? लेखक का यहाँ पे कहना है कि पूरी बात उन्हें भी नहीं पता, लेकिन उनको जितनी बात पता है उसमें उनको ये लगता है कि शायद से जो नगर पालिका वाले थे, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले थे, उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। मूर्ति बनाने वालों को मूर्तिकारों कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं थी। और अच्छी मूर्ति का जो लागत है, यानी जो पैसा जितना खर्च होता है, वो जो था वो कई कम होगा जितना एक अच्छी मूर्ति बनवाने में लगा होगा एक अच्छे मूर्तिकार से। इसलिए उन्होंने, और इससे भी ज्यादा, बोर्ड की शासनावधि यानी कि जो शासन करने की सीमा होती है ना, जैसे कि मान लो एक आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो वो 5 इयर्स तक एक कॉन्स्टिट्युएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहता है, मतलब वहां से वो एमपी रहता है, ठीक है? अब एमपी, अगर इसमें हम लोकसभा के बारे में बात करें, नहीं तो राज्यसभा के बारे में बात करें, तो 6 ईयर, ठीक है? वैसे ही कोई पीएम है और प्रेसिडेंट है, मान लो प्रेसिडेंट को ऐसे लिख देता हूँ, तो उनके शासन करने का साल कितना है? 5 ईयर, है कि नहीं? तो ऐसे ही इनका जो बोर्ड था, उसके जो मेंबर्स होंगे, उनकी शासनावधि खत्म होने वाली थी, शासन की अवधि, यानी कि शासन करने का समय खत्म होने वाला था। तो इसलिए उन्होंने स्थानीय कलाकार को अवसर दे दिया, जो कि कौन थे? उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका वो नाम बताते हैं, मान लीजिए मोतीलाल जी। उन्होंने क्या वादा किया? उनका वादा ये था कि मैं ये 1 महीने में बना के दे दूंगा। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी, ठीक है? नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। यानी कि मूर्ति को देख के वो फील आ रहा था कि हाँ, ये नेताजी की मूर्ति है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, जिसको देख के वो उनके फेमस डायलॉग थे, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो वाला नारा, ठीक है? इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी कि अब चश्मा नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और यहीं से इस बात का मेन जो है वो शुरू होता है कि भाई नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ही नहीं था, क्योंकि वो तो चश्मा पहनते थे, तो इससे थोड़ा अलग अलग लग रहा था और खटकती थी, यानी कि बहुत बुरी लगती थी ये बात। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। यानी कि वो किसका था? वो लकड़ी का नहीं था, जिससे मूर्ति बनी होती है, अक्सर उसी का चश्मा भी बनाया जाता है। मान लीजिए
पूरी मूर्ति जो है आपकी, पूरी मूर्ति ऐसा है, मान लो मैं ऐसे किसी की भी बना रहा हूँ, ठीक है? मान लो ये मूर्ति है। अब ये मान लो बनी है कि किसी और चीज़ से, ये मान लो बनी है पूरे के पूरे वुड से बनी है, लकड़ी से बनी है, लेकिन चश्मा अब इसमें असली वाला चिपका दिया, तो ये तो अलग बात हो गई। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि जो असली फ्रेम जो होता है ना, असली चश्मा जो लोग पहनते हैं पावर वाला, वो वाला पहना दिया गया था। अब ऐसा क्यों? तो हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि हालदार साहब जो थे, उन्होंने जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो वो हर बार अक्सर पान खाते थे पान वाले के यहाँ। तब वो देखे तो उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। वाह! मूर्ति पत्थर की है। संगमरमर मतलब पत्थर और वुड ऐसा मिक्स समझ लो, आप देख सकते हैं वो गूगल पे जाके। लेकिन जो इसका चश्मा था वो रियल था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, तो ये इनके हलदार साहब के मन में मूर्ति के बारे में चीजें चलती रही और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। देखो इनके कहने का क्या मतलब है कि मूर्ति का रंग रूप वो तो अलग बात है, लेकिन वो मूर्ति जिस भावना से बनाई गई है, अभी मैं अगर जाके किसी की मूर्ति बनवा रहा हूँ, मान लीजिए भगत सिंह की मूर्ति बनवा रहा हूँ, तो भगत सिंह की मूर्ति अगर मैं बस ऐसे दिखाने के लिए बनवा रहा हूँ कि मैंने अपने शासन काल में मैंने बनवा दिया भगत सिंह की मूर्ति, तो ये एक दिखावा हुआ। लेकिन मेन बात ये है कि अगर मैं वो सच्ची श्रद्धा से, श्रद्धा अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं पूजा करूं, बात ये है कि मुझे वो भावना रहनी चाहिए कि ये हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे, देश के बहुत बड़े देशभक्त थे। तो वो भावना अगर मुझे महसूस हो रही है, तो ही वो मूर्ति जो है वो उसको कहा जाएगा कि वो भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है? तो मेन बात यहाँ पे एक से जिससे सवाल आता है, मैं बता दूं बोर्ड में भी आया है, देख लो। यही है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी कि आजकल देखो देशभक्ति के लिए लोग रील बना देते हैं, असली में वो देशभक्त है नहीं। या एक है कि लोग जो असली देशभक्त है उस पे हंसते हैं, कई लोग आर्मी वालों को मारते हैं, ऐसा कई इंसिडेंट आप जाके देख लें। कई लोग आर्मी वालों के खिलाफ में बोलते हैं जो भारत की आर्मी है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम इधर सो रहे हैं क्योंकि वो लोग उधर अपना जान अपना कुर्बान कर रहे हैं देश के नाम पे। तो देशभक्ति जो है वो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। कोई देशभक्त है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ऐसा देखो कैसे हो रहा है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। अब मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। वो अंतर क्या था देखो, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले क्या था देखो, इधर भी लिखा है चौड़ा काला फ्रेम, यानी कि वो मोटा फ्रेम था। अब क्या है, वो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, कौतुक यानी कि आश्चर्य जो था और मन में क्यूरियोसिटी जो होता है ना, जिज्ञासा, वो बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। अब ये चश्मा बदलकर इनके मन में ये ख्याल है, तीसरी बार फिर नया चश्मा, ऐसे नया नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब वो जो थे हर बार पान खाने के लिए रुकते थे और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, देखो दुर्दमनीय की स्पेलिंग देख लो भाई, ये स्कूल में जैसे अक्सर डिक्टेशन में भी आ जाता है दुर्दमनीय वर्ड, देख लो। तो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से, यानी कि क्या होता है, दांत दांत दिखाया, दिखाकर बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब एक आखिर कैप्टन चश्मे वाला है कौन देखो।
कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये देखो क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कौन करता है, ये क्या करता है, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझा क्या मतलब, क्यों चेंज करता है वो, ये हवलदार साहब पूछ रहे थे। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया होगा, ग्राहक, अब देखो ये क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है ग्राहक। ठीक है, तो ग्राहक आ गया होगा। ठीक है, कोई ग्राहक आ गया समझो। अब उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर यानी कि अब देखो किधर भी कोई वर्ड नहीं है, कहाँ है, तो इसमें ये क्या यूज किया, अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर 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 दूसरा बिठा दिया, उधर यानी कि अब यहाँ पे उधर है। ठीक है, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वो क्या करता था, फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वह वैसे ही फ्रेम की दरकार में होता है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उसको नेताजी का जो चश्मा है वो उतार कर दे देता है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में पिताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, बहुत खूब आइडिया है। ठीक है, तो बात देखो यही है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे की गई। क्या बात की गई कि यहाँ पे समझाया पान वाले ने कि चौखट देखो, सबसे पहले समझो, अगर मुझे चश्मा दिखाना है किसी को, मान लो मेरे पास एक चश्मा है, अब मान लो ये चश्मा है, तो मैं इसको किसी पे फिट करके दिखाऊंगा, तो ठीक है, जो तो मैं इसको जिस पे फिट करके दिखाऊंगा ना, वो चीज चौखट कहलाती है। तो वो मान लो अगर उस कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, उसको पसंद आ गया वाला चश्मा, तो वो क्या करेगा, ये कैप्टन चश्मे वाला, वो क्षमा मांगते हुए वो वाला पहले वाला चश्मा किसको दे देगा, ग्राहक को दे देगा, और ला कर दूसरा वाला फ्रेम जो है, मतलब वो नेताजी को पहना देगा। तो ये खूब आइडिया इनको लगा। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आया, हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया जो लकड़ी और पत्थर का होना चाहिए था। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़-भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आँखों ही आँखों में हँसा, उसकी तोंद थिरकी, तोंद यानी कि पेड़ जो होता है ना वैसे। कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, तो ये क्या बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है? तो वो 1 महीने में जो बोल रहा था, तो वो जल्दबाजी में बनाना भूल गया। अब देखो बनाना भूला, अब ये देखो अलग-अलग क्या इसमें इंटरप्रिटेशंस लगाते हैं। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी ये ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाक़ई कस्बे का अध्यापक था। क्योंकि वो अध्यापक था, तो वो कुछ भूल गया। ठीक है? बेचारे ने महीने, क्योंकि अगर कोई असली का मूर्तिकार होता तो वो बनाना थोड़े भूल जाता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग वो करते हैं उल्टे। ठीक है, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटकने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाए। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऐसा नहीं दिखता हमें, ऐसा नहीं दिखता। तो ये जो है ये किसका है? ये आपका है संगमरमर का, लेकिन ये है आपका असली का लेंस। तो ये उसको बनाना नहीं आ पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते-बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ठीक है? हालदार साहब को यह सुनकर हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यानी कि वो फिट किया हो गया होगा, निकल गया होगा, कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए-खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सक्षम नतमस्तक यानी कि पूरा एकदम उनके प्रति एकदम श्रद्धा भाव आ जाना होते हुए वह जीप की तरफ चले। यहाँ पे मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, ठीक है? नतमस्तक का ये रिस्पेक्ट में है। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथों
अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो अब यहाँ पे कहने का जो मतलब था, ये कहने का मतलब यही था कि ये जो इतना सच्चा देशभक्त है जो चश्मा बनाना भूल गया, अब ये चश्मा के लगा रहा है तो लोग इसको प्रेज नहीं कर रहे हैं, यानी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उल्टे लोग सुना रहे हैं इसको। क्या सुना रहे हैं? देखो लोग सुना रहे हैं। अब कैसे सुना रहे हैं कि जब नेताजी पूछते कि क्या ये सेना में था, तो नहीं, वो तो एक लंगड़ा है ऐसा बोला, पागल भी बोला। तो वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। और ये देखो ये, और जो इन्होंने क्या बोलते हैं नेगेटिव कमेंट किया, वो था फोटो वोटो छुपा दो उसकी कहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे प्रश्न अभ्यास भी है, वो आप करेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा बचा है वो कर लेते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, तो बहुत क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया, ओल्ड ओल्ड एज था, ठीक है, उसका एज ओल्ड था, यानी बहुत बूढ़ा हो गया था। अब चूंकि वो बूढ़ा हो गया था, मरियल था, यानी कि अब खाना बहुत मुश्किल से, ये देश की स्थिति है, ठीक है, तो मरियल था यानी बहुत पतला था, लंगड़ा था, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, एक मिनट, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता था, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यह यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, ड्राइवर भी बेचने जा रहा। अब कुछ बच्चों के मन में आया ना या ना आया मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने ऐसा जिगजैग इधर क्यों किया। देखो, अक्सर ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कि पान वाले ने हालदार साहब को बताने से मना क्यों नहीं कर दिया, मतलब सीधी सीधी सी बात थी। यहाँ पे लिखा है कि हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसका नाम कैप्टन क्यों है, पर अब क्यों मना कर दिया, क्या कारण था कि उन्होंने पूछा नहीं। सबसे पहला कारण था पान वाले ने साफ बता दिया था उसको इस बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि वो उसको लंगड़ा पागल सब मानता था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उसको काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, तो ड्राइवर को कुछ और भी काम था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ से पढ़ो, एक मिनट, हाँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। अब क्या हो गया, पान वाला उदास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से, यानी कि धोती से आंख पोंछने लग गया। उसके धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे, रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब देखो ये जो लाइनें कहीं, इनसे भी सवाल आता है, ठीक है। अब इसे सवाल क्यों आता है, देखो, सबसे पहले जब
कैप्टन के बारे में ज्यादा पूछ रहे थे, कैप्टन चश्मा वाले के बारे में, हालदार साहब। तो वो कहता है कि पान वाला कि लंगड़ा है, पागल है, और भी बहुत सारी बातें कहता है। और वो पहले बात करने से मना कर देता है, बोलता है कि आप उसकी तस्वीर छपा दो न्यूज़पेपर में। लेकिन अब इस बार वो उदास हो गया था। तो यही ये बोलते हैं कि क्या होगा उस कौम का, कौम का यानी कि वहां के लोगों का, जो अपने देश की खातिर, अब वो बहुत बड़ा देशभक्त था, तो अब जो देशभक्तों का अपमान करते हैं, तो यही बातें लिख देनी है कि देशभक्तों का अपमान देखते हुए वो ऐसा बोलते हैं। और वो लोग खुद कहीं के पक्षधारी नहीं होते, वो खुद बिक जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, ये लिखा है। दुखी हो गए 15 दिन बाद, फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ठीक है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ चली गई। तो ये ऐसा डिसाइड किए कि अब मैं कस्बे में जा रहा हूँ, तो अब मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं फिर उदास हो जाऊंगा और मैं भावुक हो जाऊंगा। लेकिन वो आदत से मजबूर थे, यानी कुछ कुछ आदतें होती है जो चाह के भी नहीं जाती। तो वो उनकी वही आदत थी कि वो हर बार मूर्ति की तरफ देखते ही थे, है कि नहीं। तो मूर्ति की तरफ उनका देखने का एक बहुत ही बड़ा एक जो था, एक आदत, उससे वो विमुख नहीं हो पाए, उससे मुड़ नहीं पाए। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में मुंह से तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब ऐसा कुछ हुआ कि वो सीधा जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। अब ऐसा क्या हुआ, देखो अब यहाँ से। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक थे, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। सरकंडा क्या होता है, ये होता है लकड़ी। इसके पहले जो मैंने संगमरमर बताया वो पत्थर का ही होता है, जैसे वो लकड़ी नहीं होता, उसमें लकड़ी अगर रहता है तो उसकी मात्रा कम रहती है। सरकंडा मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई प्लांट है, अब उसका मैंने डंडा, जो बीच में उसका जैसे वो ब्रांचेस रहते हैं, तो प्लांट जिसपे वो उसके लीव्स उगते हैं, तो वो वाला सरकंडे का जो लकड़ी जैसा जो रहता है, या तो खेलने वाला, तो वैसा वाला छोटे बच्चों ने चश्मा बना दिया था। तो इससे उनकी आंखें क्यों क्यों भर आई, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हुआ कि देशभक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है। और ये आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये अगर ऐसी देशभक्ति रखेंगे तो ही देश का नाम रोशन होगा, देश आगे बढ़ेगा। और बस आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत प्रगति करेगा, प्रगतिशील होगा। तो यह देख के वो भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आग भर आई। तो ये बात इतनी सी नहीं थी, ये इतनी सी कहने को लग रही थी, ये बात बिल्कुल इतनी सी नहीं थी। ये दिखाया गया है बच्चों की देशभक्ति, आने वाले पीढ़ी में देशभक्ति का महत्व क्यों इतना ज्यादा है। अब सबसे पहले, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका जवाब आप खुद दें। इसका जवाब मैं आपसे कमेंट में मांगूंगा, कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। ठीक है, ये है सवाल। पहला सवाल, ये आपका होमवर्क में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। कैप्टन इसको इसलिए, ये स्पष्ट नहीं है तो इसके बहुत सारे हम इंटरप्रिटेशन लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहला ये था कि वो बहुत ही ज्यादा जो थे देशभक्त थे। तो हो सकता है कि उनको जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना का ऐसे कप्तान लोग ऐसे प्यार से कहने लगे हों, क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति का इतना ख्याल रखते थे कि चश्मा नहीं लगाए तो वो चश्मा लगाते थे। तो ऐसे ही आप कुछ आंसर देना। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, क्योंकि अब कैप्टन मर गया था। ठीक है, ये पहला हो गया है। दूसरे का क हो गया। अब ख देखो, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि बच्चों में यानी आने वाले पीढ़ी में अभी भी देशभक्ति की किरण है, जिससे देश की जरूर प्रगति होगी। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों होते, ये इतनी सी बात नहीं है। मैं इसको लिखने का ढंग बताऊं
तो हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि उन्होंने जब आने वाली पीढ़ी के में देशभक्ति देखी, तो उनको लगा कि देशभक्ति अभी भी जीवित है। वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। बार-बार सोचते क्या होगा उस कौम का, देखो ये बताया था ना मैंने, तो इसका आशय स्पष्ट करना है। तो ये मैंने वो समझा दिया था। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कैसा था? मोटा था, फिर और भी बहुत सारी पान खाता रहता था। और वैसा ऐसा बताओ कि वो दयालु भी था, यानी उसमें दया की भी भावना थी, उस वो भावुक भी था, है कि नहीं? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो इस पे आपको अपनी फीलिंग्स को दिखाना है कि ऐसी देशभक्ति, एक देशभक्त का इस तरीके से मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। देशभक्ति एक भावना है जो कि उम्र या उसके शारीरिक तरीकों से, शारीरिक रहन-सहन के ढंग से इस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो पान वाले की यह प्रतिक्रिया कि मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ या आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये रचना और अभिव्यक्ति है, आपको करना हो कर सकते हैं। तो यही था आपका नेताजी का चश्मा चैप्टर, ठीक है? नेताजी का ये स्वयं प्रकाश जी ने लिखा था और अब मैं तो एक ही बात कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड ट्रस्टिंग अस अगेन। मैं एक ही बात फिर कहूँगा कि योर अनदर स्टेप टुवर्ड्स बोर्ड सक्सेस। ये हर एक जो आप लेक्चर देख रहे हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने चैप्टर को मजबूत कर रहे हैं एक तरीके से। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से ग्रो करिए। लर्न किसी भी उम्र में करना हम नहीं सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिंदी का आज होता है लेक्चर खत्म। मंडे टू फ्राइडे का मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देता हूँ। अच्छा, तो वो आप आगे कम्युनिटी टैब से जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।